गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर निर्देशांक ज्यामिति की क्लासेज। अब तक 4 लेक्चर हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर है। तो अब क्या करो, आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को एक तो शेयर कर दो और पिछली क्लासेज आपको कैसी लगी ये कमेंट करके आपको जरूर बताना है। अब आप ही के लिए हम लोग थोड़ा सा ये भी सोच रहे हैं कि जैसे पीडीएफ का वो आपके लिए इश्यू आ रहा था कि उनकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो जो अपना सबसे पहला वीडियो डाला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वहां जाएं, उसके डिस्क्रिप्शन में या फिर उसके कमेंट सेक्शन के अंदर आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। वहां से उसे आप गेन कर दें और उसको भी साथ साथ में सोल्व करें। तो अब तक हमने कुल मिलाकर के लगभग 50 सवाल डिस्कस कर लिए थे। पॉइंट को या फिर बिंदु को हमने डिस्कस कर दिया था। मिरर इमेज को हमने डिस्कस कर लिया था। 5 इक्वेशन हमने लाइन की डिस्कस कर दी थी। तो इतना काम अपना हो चुका था। तो अब फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले थ्योरी के साथ साथ भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हमें, और उसके बाद चैप्टर के एंड के अंदर, इसी क्लास के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए, आज की हेडिंग अपनी रहेगी एंगल बिटवीन लाइंस। एंगल बिटवीन लाइंस, रेखाओं के मध्य कोण। इस बात को देखो, पहले तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से साइड में ले जाकर के ये बात आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नोटबुक पेन आप थोड़ा सा क्या अपने साथ लेकर के बैठा करें, और अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो रही है, तो जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो एटलीस्ट आप अपने नोट्स बना लें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब अपनी खत्म हो जाएगी तो 1.5 घंटे का मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसके अंदर क्या होगा, कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, वहां में कोई प्रूफ नहीं देखना होगा, ना हम क्वेश्चंस देखेंगे, बस चीजों को गो थ्रू होंगे कि क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए फिर, एंगल बिटवीन लाइंस, रेखाओं के मध्य कोण। तो एक सिंपल सी बात बनाओ। सिंपल सी बात देखो, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया। मान लो एक लाइन ने एंगल बनाया, यहां पर मैं मान लेता हूं 30 डिग्री। क्लियर है। एक दूसरी लाइन है जो यहां से जा रही है और इसने एंगल बना दिया यहां पर 100 डिग्री। अब कोई आपसे कहे कि इन दोनों रेखाओं के मध्य कोण कितना होगा, तो सिंपल सा कंक्लूजन होता है कि इस एंगल को अगर आप θ1 मानते हैं और इस एंगल को आप θ2 मानते हैं, तो दोनों रेखाओं के मध्य जो कोण होगा वो होगा θ1 माइनस θ2। जो भी बड़ा एंगल है उसमें से छोटे एंगल को निकाल सकते हो। ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई। अब ये लेस कैसे किया, इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो लाइन इस बिंदु से जा रही है, इसी के पैरेलल, इसी के समांतर रेखा एक ड्रॉ कर दो आप यहां से। इस टाइप से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसने 100 डिग्री बनाया, तो इसका मतलब यहां पर भी एंगल कितना बनेगा, पूरा का पूरा 100 डिग्री। एक रेखा देखो, ये वाली एंगल कितना बना रही है, 100 डिग्री, ये वाली कितना, 30 डिग्री। तो इन दोनों के जो बीच का एंगल है, क्या वो 100 डिग्री माइनस 30 डिग्री नहीं होगा? क्या होगा वो? 70 डिग्री। तो भविष्य में देखो, हम इसको शिफ्ट नहीं करेंगे, कभी भी शिफ्ट नहीं करेंगे। हमें पता चल गया कि एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाता है। तो जो दोनों लाइन है उनका मेजरमेंट करो और उनके बीच का गैप आप फाइंड कर सकते हो। तो ये बात तो हुई हमारी कि एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हटके। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो देखो यहां पर 2 टाइप के सवाल कर देता है वो। 2 टाइप के कैसे, एक एग्जाम्पल से बात को समझना। जैसे मेरे पास एक लाइन है, लाइन 1, इसकी इक्वेशन मैंने ले ली कि ये इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। एक लाइन मैंने ले ली दूसरे वाली, और ये मेरी लाइन क्या है, x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और हमसे कोई कहे कि इन दोनों रेखाओं के मध्य कोण क्या होगा, तो क्या आप मुझे इस लाइन की जो स्लोप है वो बता सकते हैं? बताया था मैंने पिछले ही लेक्चर में, इसीलिए तो सारी चीजों को इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं कि कभी भी मान लो आगे चल के इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि ये छोटी छोटी बातें अगर आपको नहीं पता है तो टिपिकल सवाल नहीं कर पाएंगे। हाँ, बाकी जो आलतू फालतू सवाल हैं, छोटे मोटे डिस्टेंस निकाल लिए, इंटरसेक्शन निकाल लिया, वो हर कोई कर देता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, 2-4 फॉर्मूले काम चल जाता है। लेकिन जो लेवल के सवाल है उनको सोल्व करने के लिए क्या कंपलसरी है, आपके बेसिक्स अच्छे हों। तो इसकी स्लोप क्या होगी, क्या सिखाया था, -x का कोऑर्डिनेट
अपॉन वाई का कोऑर्डिनेट -1 और इस वाली लाइन की स्लोप क्या आ गई m2। तो यहां से क्या आ गया -x का कोऑर्डिनेट 1 अपॉन वाई का कोऑर्डिनेट आपका -1। तो इसकी स्लोप तो आ गई -1 और इस वाले की जो स्लोप है वो क्या निकल के आ गई 1। अब एक बात बताओ, क्या स्लोप को आप tan थीटा नहीं कह रहे थे? तो इसने एंगल अगर θ1 बनाया है तो tan θ1 की वैल्यू -1। -1 ये कब होगा, कितने डिग्री पर होगा भाई? 135 डिग्री पर ये -1 होगा। आई होप ये आपको निकालना आता होगा, ठीक है। और यहां से इसके बराबर आप क्या कह सकते हो, tan θ2। क्लियर है? तो यहां से क्या मुझे बताओगे θ2 की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री लिखा जा सकता है। दोनों लाइन के बीच का एंगल देख सकते हो आप, 135 में से 45 निकाल दोगे तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। अब देखो मैं आपको असल में समझाना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कई बार सवाल इतने आसान पूछ लेता है कि दोनों ही लाइन के एंगल आपको पता होते हैं, तो आप क्या करते हो, दोनों के एंगल अलग अलग निकाल लेते हो। जैसे आपने इस सवाल में किया, पहली लाइन का एंगल आपने निकाल लिया 135 डिग्री और दूसरी लाइन का एंगल आपने निकाल लिया 45 डिग्री और दोनों का जो अंतर था वो आपने बता दिया 90 डिग्री। लिखा जा सकता है। लेकिन एक बात बताओ कि अगर भविष्य में ये एंगल 1-1 डिग्री बढ़ जाते, कोई ऐसी वैल्यू होती कि यहां 136 निकलता और यहां पर क्या निकलता 46 डिग्री। अब हमें ये नहीं पता है कि tan 136 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ना ही हमें ये पता है कि tan 46 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। लेकिन जब आप एक पैटर्न फॉलो करते हैं तो इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री निकल के आ जाता है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि दो तरीके से एंगल फाइंड किया जा सकता है। एक इक्वेशन इतनी आसान है कि आप देखते ही ये बात बता सकते हो कि दोनों के बीच एंगल क्या क्या चल रहा है, कि इसका सेपरेट एंगल निकाल सकते हो, इसका सेपरेट एंगल निकाल सकते हो और दोनों का अंतर लिया और आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन एक दूसरा केस ऐसा होता है कि आप अलग अलग तो नहीं बता सकते, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला निकालेंगे और उस फॉर्मूले को यूज करके दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा आप उसको लिटरली बता सकते हैं। तो उस बात को हमें समझना है और ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला नहीं ध्यान है और एग्जामिनर ने टिपिकल सवाल नहीं बनाया तो आप तुरंत भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलो भाई आ जाते हैं अपने पैटर्न पर। तो यहां से फिर से हमें नीड होगी कोऑर्डिनेट्स की। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक लाइन मैंने ले ली ये वाली और दूसरी लाइन मैंने ले ली ये वाली। इस लाइन ने जो एंगल बनाया है वो है मेरा θ1 और इसने जो एंगल बनाया है वो मेरा है θ2। और इसी हिसाब से मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन की मार्किंग भी कर रहा हूं और मार्किंग में क्या लिख रहा हूं, इसका नाम है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। जनरल इक्वेशन ही आपको एग्जाम में दी जाती है। चलो यहां जो लाइन आपको दिख रही है इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन की फॉर्म में a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। क्लियर है? a2x प्लस b2y प्लस c2 वो भी आपकी क्या होगी 0। अब एक सिंपल सी बात बताओ, आपको समाधान इतना सा करना है कि θ1 माइनस θ2 की वैल्यू बतानी है, या जो भी बड़ा उसमें से छोटा। उद्देश्य आपका है ये वाली बात फाइंड करना। क्लियर है? ये कैसे फाइंड कर पाओगे? तो एक बात बताओ मुझे, क्या आपने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है, tan θ1 माइनस θ2, या फिर मैं यूं कह लूं tan a माइनस b का फॉर्मूला। तो क्या लिखते हो आप, tan a माइनस tan b 1 अपॉन tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो इसको मैं लिख देता हूं tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन में 1 प्लस tan θ1 tan θ2 लिखा जा सकता है। अब एक सिंपल सी बात बताना, tan θ1 की स्लोप की फॉर्म में वैल्यू क्या होगी, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहां से देखो स्लोप m1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस a1 अपॉन b1 लिखा जा सकता है। और यहां से आपकी स्लोप 2 की वैल्यू क्या होगी, m2 की, माइनस a2 अपॉन b2। अब देखो आपको कहां तक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि आपका काम चल जाए। तो आप सिंपल सी बात लिख दो यहां से कि tan θ1 माइनस θ2 बराबर, ये किसकी वैल्यू है, स्लोप फॉर्म में अगर लिखोगे तो ये आएगी m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1
m2 लिखा जा सकता है। इतना ही फॉर्मूला ध्यान रखना, बुक्स में क्या करता है वो कई बार -a1/b1 यहां लिख देगा, -a2/b2 यहां लिख देगा, उनका मल्टीप्लाई कर देगा b1 b2 से, तो आपका फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इतना ही क्यों ध्यान रखना है, रीजन समझो थोड़ा सा। देखो, आप कोई भी लाइन देखते हो तो क्या आप उसकी स्लोप नहीं बता सकते? बिल्कुल आप बता सकते हैं स्लोप, कि m1 की वैल्यू होगी -x का मल्टीपल अपॉन y का मल्टीपल। एक बात और बताओ, जो मैंने पॉइंट के लिए स्लोप निकालना बताया था कि 2 पॉइंट अगर आपको दे रखे हैं तब आप स्लोप कैसे फाइंड करते हो, याद आ रहा है? वहां पर याद रखना y2 माइनस y1 था अपॉन x2 माइनस x1 था, वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। साथ में ही मैंने मार्क करवा लिया था कि जब हम लोग बार बार देखो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में क्या रहता है, टीचर फ्री है, मेरे को ठीक नहीं लगा मैंने मिटा दिया। अगर मान लो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो क्या करेंगे, मिटा देंगे, फिर से दूसरा बना लेंगे। क्लियर है? लाइव क्लासेस चलती है उसमें भी थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वही है थोड़ी सी बात, कमेंट पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं जा पाता है, इतना चीजों को देख नहीं पाते हैं। लेकिन ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं तो क्या आपको कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन अपने नॉलेज के बेसिस पर करना पड़ता है, और वहां पर कुछ कॉमन गलतियां होती हैं जो हर एक बच्चा करता है, तो उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसीलिए मैंने वहां पर क्या कहा था कि कंफ्यूजन होगा, 2 पॉइंट की स्लोप पूछे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लेकिन जब आप लाइन की स्लोप निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, -x का मल्टीपल अपॉन y का मल्टीपल। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। इसकी कोई भी लाइन आपको देगा, स्लोप लिख सकते हो, दूसरे की भी स्लोप लिख सकते हो, तो सीधे स्लोप 1 2 1 प्लस m1 m2 आपने लिखी और आपका काम चल जाएगा। अब छोटी सी बात आप यहां पर नोट करना, ये रिजल्ट्स जो होते हैं ये सिंपल टाइप के ही निकल के आते हैं। क्लियर है? सिंपल टाइप के कैसे भी, जैसे कॉमनली हम यूज क्या करते हैं कि 1/√3 वैल्यू आ जाएगी, तो आप क्या कह दोगे कि 10। असल में देखो यहां पर अगर इक्वल में वैल्यू 1/√3 आएगी तो ये tan θ1 माइनस θ2 की वैल्यू 1/√3 है, तो आप कह सकते हो कि यहां θ1 माइनस θ2 जो है वो कितना है, 30 डिग्री। यहां 30 डिग्री रखा होगा तभी जाकर के वो वैल्यू बनेगी। अगर ये वैल्यू आपकी √3 बन जाएगी तो आप क्या कह दोगे कि 60 डिग्री का एंगल है दोनों लाइंस के बीच, ये आपका 30 डिग्री। अगर आप इसको 1 लिख दोगे तो यहां पर एंगल आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर है? 0 होगा तो 0 डिग्री और 90 होगा। इन दोनों केसेस को हम लोग अलग से डिस्कस कर देंगे, जब इनफाइनाइट बनेगा तो 90 डिग्री। ये कब होते हैं इनको अलग से भी पढ़ना है। एक आपकी पैरेलल लाइन है, एक आपकी परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है? 75 डिग्री और 15 डिग्री पर अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, तो वो वैल्यू हम लोग वहां चल के देखेंगे। क्लियर है? तो ये कॉमन वैल्यू आती है, ये आपको पता है, आप जस्ट स्लोप का यूज करोगे, उससे आपका काम चल जाएगा। सेशन के लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर आपकी ये बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फिर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसी से अगले सेशन में मैं आपको करवाऊंगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जो क्या है अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। और आपने यकीनन क्या है अपने जब भी पढ़ा होगा उन चीजों को रटा होगा कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो एक ही सॉल्यूशन होता है। बिल्कुल मैं यहां पर आपको फील करवाऊंगा, डायग्राम के साथ एक एक बात का प्रूफ करूंगा कि क्या वजह होती है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 आते हैं, क्या वजह होती है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ओनली 1 आता है, और क्या वजह होती है कि आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। तो हर चीज का जवाब है। मैक्सिमा मिनिमा जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसी चीज का मैं रेफरेंस लूंगा और आपको ये भी बताऊंगा, रीजन बताऊंगा आपको बाकायदा कि असल में क्या वजह होती है कि अलजेब्रा में वो किसी पर्टिकुलर जगह मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, किसी सवाल में वो मिनिमम पूछता है। क्या जो आप सवाल सोल्व करते हैं जिसमें उसने मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी है, क्या आप उसको मिनिमम वहां पर फाइंड कर सकते हैं? वहां नहीं फाइंड कर सकते, तो उसके अपने अपने रीजन होते हैं। तो चलिए, यहां तक आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अब अगली हेडिंग आप लगा लो, इसी का पार्ट है, एंगल बिटवीन लाइंस में ही अगला पार्ट अपना पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, या फिर आप कह सकते हो यहां से समांतर रेखाएं। चलो ये हेडिंग लगा लो, पैरेलल लाइंस या फिर समांतर रेखाएं। मेरे ख्याल से इसको लेकर आपके दिमाग में एक ठीक सी फीलिंग रहती है कि पैरेलल लाइन के बारे में आप जानते हैं। ये जैसे आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक लाइन ये गुजार दी, इसने एंगल थीटा बनाया, दूसरी लाइन आपने गुजार दी
चलो मैं इसको एक बार θ1 और θ2 लिख देता हूं, ठीक है। दो लाइन पैरेलल कब होंगी, ये कंपलसरी है कि θ1 बराबर क्या होना चाहिए, θ2। ये अपनी कंपलसरी कंडीशन है। क्लियर? रीजन क्या है, देखो सिंपल सी बात है भाई, ये 30 डिग्री है, अगर आप इसको 31 कर देंगे तो ये थोड़ा सा इधर उठ जाएगा, उस साइड में जाकर के इसको कट कर देगा। अगर आप इसको 29 कर देंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाएगा और ये इधर आकर के इसको कट कर देगा। तो उस केस में क्या होगा, लाइन एक दूसरे को कट करेंगे। लेकिन अगर इसने भी 30 बनाया और इस लाइन ने भी 30 बनाया, लाइन 1 लाइन 2 दोनों ही अगर एंगल 30-30 डिग्री का बनाती हैं तो आपको भी पता है उस केस में क्या हो जाएगा, θ1 बराबर θ2 और लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अब एक बात मुझे बताओ, यहां से अगर दोनों ने सेम ही एंगल बना लिया है तो क्या दोनों की स्लोप सेम नहीं होगी, होगी ना। इसका भी 30 डिग्री, इसका भी 30 डिग्री, तो स्लोप क्या होती है, tan का फॉर्मेट एंगल का। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू यहां 1/√3 और यहां भी 1/√3, तो ये आप लिख सकते हो। तो यहां से एक बात और बताओ, अगर ये लाइन आपकी जनरल फॉर्म में होती, मिटा देता हूं यहां से, आपको नीड नहीं है इसकी। अब देखो, अगर ये लाइन आपकी जनरल फॉर्म में है, किस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये अपनी क्या है, लाइन 1। लाइन 2 में लिख देता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, लिखा जा सकता है। अब बताओ मुझे पहले वाले की स्लोप क्या होगी, माइनस a1 अपॉन b1, और दूसरे की स्लोप क्या होगी, माइनस a2 अपॉन b2, लिखा जा सकता है। तो या तो आप ये ध्यान रख लो कि a1 अपॉन b1 का रेशियो और a2 अपॉन b2 का रेशियो सेम होना चाहिए, या फिर आप क्या कह सकते हो, a1 अपॉन, इसको इधर ले आओ, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। इस केस में आपकी क्या होती है, लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। या फिर इतने पढ़े लिखे हो गए हैं और मेरे से स्पेशली पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से कॉमन सेंस से भी आप काम चला सकते हो। दो लाइन पैरेलल है, अगला क्या कहना चाह रहा है, दो लाइन आपकी पैरेलल है, क्लियर है। और उसके अंदर क्या होगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे, स्लोप आपकी इक्वल होगी और स्लोप आपको निकालनी आती है। कंडीशन पूछे तो भी बता सकते हो और कोई क्वेश्चन पूछे तो भी बता सकते हो। तो यहां पर देखो मुझे नीड हो रही है कि एक आपको मैं सवाल समझा देता हूं, सवाल समझना कि किस हिसाब से इन सवालों को डील किया जाता है। देखो मान लो आपका सवाल, वो पीडीएफ वाले सवाल तो लास्ट में करने ही हमें। देखो मान लो आपका ऐसा सवाल होता कि एक लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। क्या मैं आपको ये कह सकता हूं कि इसके पैरेलल एक लाइन बताओ, ये जैसे लाइन है ये वाली आपकी, क्लियर, ये आपकी लाइन है। मैं क्या आप ये कह सकता हूं कि इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन बताओ, तो मेरे ख्याल से आपका कॉमन सेंस काम कर रहा होगा कि सर इसके पैरेलल में तो अनंत रेखाएं हो सकती हैं, कि जैसे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो ये सारी की सारी लाइन क्या है, पैरेलल है। लेकिन मैं आपको ये बात कह दूं कि इसके पैरेलल में एक लाइन आप फाइंड करके बताओ जो कि कोई बिंदु मान लेते हैं यहां पर, जो कि बिंदु 2,3 से गुजरती है। क्या अब अनंत रेखाएं होंगी? नहीं। रीजन क्या है, अब एक बिंदु हो गया, इस बिंदु से तो अनंत रेखाएं गुजर, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है इस बिंदु से जैसे अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, आपको भी पता, इधर गुजार दो इधर गुजार दो, लेकिन इस लाइन के पैरेलल भी होनी चाहिए, तो क्या होगा, सिर्फ एक लाइन। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर इस लाइन की स्लोप m है तो क्या इस लाइन की भी स्लोप m नहीं होगी? होगी। सिंपल सी बात है, यहां तक हमने इतना ही सीखा कि लाइन पैरेलल है, एंगल सेम होंगे, एंगल सेम होंगे तो उनकी स्लोप सेम हो जाएगी। अब एक बात बताना मुझे, इस लाइन की स्लोप जब आप निकालते हो तो क्या लिखते हो, माइनस x का कोऑर्डिनेट अपॉन y का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। अगर मैं इस लाइन की स्लोप निकालना चाहूं तो एक बात बताऊं, मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, -3/4। मानते हो कि नहीं कि -3/4 तो निकालेंगे, क्यों, इस लाइन की स्लोप है। चलो ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर एज इट इज इसी बात को रख दिया। ये क्या हो गई, 3x प्लस 4y, एक काम सोल्व हो गया। क्या वो 5 आएगा? नहीं, वो 5 नहीं आएगा। रीजन क्या है, वो किस हिसाब से इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस और y एक्सिस को, उसकी वजह से वो वैल्यू क्रिएट हुई है। तो वहां एक कांस्टेंट वैल्यू की जगह आप क्या रख लो, k बराबर 0, या फिर आप क्या कर लो, k नहीं मानो तो c की आदत हमें जनरली c, इक्वल में क्या हो गया, 0। अब c को कैसे सोल्व करें, तो देखो भाई पीछे से मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं, c को सोल्व करना भी कोई बड़ी टास्क नहीं है। आपको क्या कहा उसने
कि ये जो लाइन है ये बिंदु 2,3 से गुजरती है। अगर कोई भी लाइन 2,3 से गुजरेगी, 2 इसका क्या है x कोऑर्डिनेट और 3 इसका क्या है y कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब ये लाइन, ये बिंदु इस लाइन को जस्टिफाई करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करेगा। कब? जब आप x की जगह 2 रख देंगे और y की जगह आप 3 रख देंगे। रखो, तो यहां से देखो ये वैल्यू उठा करके मैं यहां रख देता हूं और ये वाली वैल्यू यहां रख देता हूं। तो 3 गुणा 2 6 और 4 गुणा 3 12, 12 और 6 18 प्लस c बराबर 0, देन वैल्यू ऑफ c विल बी -18। तो यहां से आप इसको हटाओ, -18 रख दो, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? मेरे ख्याल से बात को समझ पा रहे हैं। चलो अब मैं एक सवाल और करवा देता हूं, क्योंकि देखो मुझे जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि इतना पढ़ाने से बच्चे को समझ आ गया। स्टार्टिंग में क्या रीजन था कि चीजें आसान थी एकदम ही, कि ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये दो बिंदुओं के बीच इंटरसेक्शन है, तो मैंने सवाल आपको इसी वजह से नहीं करवाया। रीजन था वो छोटी छोटी बातें थी। देखो एक सवाल और कर दो कि जैसे एक लाइन ली मैंने, कौन सी ले लेते हैं, जैसे 7x - 3y + 4 बराबर 0 है। क्या सवाल इतना सा पूछ पाएगा कि इसके पैरेलल? नहीं, इतना सा सवाल नहीं पूछेगा। आपको कहेगा कि ये जो लाइन है ये कितने बिंदु से गुजरती है। यहां पर मैं मान लेता हूं ये बिंदु 1,1 से गुजरती है। तो चलो भाई आ जाओ मुद्दे पर। अगर इस लाइन के पैरेलल आपको एक नई लाइन क्रिएट करनी है, तो इसका मतलब स्लोप इन दोनों से निकलेगी। तो इस बात को एज इट इज रख दो, 7x - 3y रख दिया। यहां पर 4 की जगह क्या रखोगे? c रखोगे, और ये इसको सेटिस्फाई करेगा। 1 1 रख दिया, 7 - 3, यहां पर क्या है c, 7 - 3, 4 उधर चला जाएगा, तो c = -4। ये लो -4, क्या आ गया रिजल्ट। अब कई बार देखो क्या होता है कि ये जब बिंदु को चेंज कर देता ना इस टाइप से, कि ये बिंदु 3/2 और मान लो 4 से इस टाइप से गुजरती है, ऐसा कोई भी बिंदु ले लिया, तो कई बार क्या होता है ये बात ऐसे ना दिख करके आपको ऐसे भी मिल जाती है, जैसे 14x - 6y और यहां पर समथिंग c की कोई वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू आ गया, जैसे 18 17 24, रैंडम ही बता रहा हूं आपको। तो वहां से भी घबराने की नीड नहीं है, क्योंकि जो अनुपात 7 और 3 का है वो का वो इन दोनों का मेंटेन रहता है। तो ये सवाल मैं प्रीफर करवाता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि अगर कोई भी ऐसा सवाल आता है तो आप सोल्व मत करो, क्या करो, ऑप्शन पर चले जाओ। कई बार तो यहां तक ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर सवाल डिजाइन करते टाइम इतना ध्यान तक नहीं रखता कि उसने एक ही बात ऐसी मैच करवाई, 3 ऑप्शन मैच ही नहीं करवाए, तो वहां पकड़ देते हो। कई बार क्या होता है एग्जामिनर अगर समझदारी से बनाता है तो वो क्या करता है, 2 लाइन एटलीस्ट पैरेलल रख देता है। क्लियर है? और उसके बाद ये सी की वैल्यू चेंज कर देता है, तो इसको भी जस्टिफाई करना बहुत आसान है। तो आई होप यहां तक बात समझ आ गई होगी। अगर ये बात समझ आ गई है तो कमेंट में यस कर दो, और नोट्स बना लिया करो। देखो बहुत डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा रहा हूं। एक बार कर लो, एक चैप्टर कंप्लीट कर दो बस, उसके बाद आपको इतना तनाव ही नहीं लेना पड़ेगा कि अपना टीचर है वो कैसा है, क्या आपको पढ़ा रहा है, कि क्या उसका लेवल है। पिछली क्लास में मैंने अपने खुद के सीजीएल 2014 के रोल नंबर भी दे दिए थे, तो कुछ बच्चों ने देख भी लिया होगा मेरे ख्याल से कितने क्या मार्क्स रहे हैं। क्लियर है? तो डेडिकेशन के साथ हर चीज को हम लोग पढ़ते जाएंगे। अब आ जाते हैं अगली बात पर, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा, हेडिंग लगा लो भाई, परपेंडिकुलर लाइन या फिर लंबवत रेखा। तो इस टाइप से कोई भी लाइन जा रही है, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो सीधे सीधे आप क्या कह सकते हो, यहां पर एक दूसरे परपेंडिकुलर, रीजन क्या है, बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, डायग्राम बनाऊं या रहने दूं? डायग्राम बनाने की नीड नहीं होगी। ठीक है, मुद्दे की बात कर देते हैं कि ऐसे केसेस में क्या होता है। मान लो एक लाइन आपकी L1 है और इसकी इक्वेशन है A1x + B1y + C1 बराबर 0, लिखा जा सकता है। एक दूसरी लाइन और लेते हैं, जैसे हम लोग A2x + B2y + C2 बराबर 0, ये हमारी क्या होगी, दूसरी लाइन। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इसके लिए क्या केस आपका क्रिएट होगा, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहां से देखना, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, कि tan θ1 - θ2, दो लाइन के बीच का एंगल जब आप फाइंड कर रहे थे तो क्या लिख रहे थे,
m1 माइनस m2 अपोन में 1 प्लस m1 m2। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मुझे एक बात बताओ, ये जो एंगल होगा इसकी वैल्यू क्या 90 डिग्री नहीं होगी? डायग्राम अभी तो बनाया, एक लाइन यूं चली गई, एक लाइन आपकी यूं चली गई, एंगल कितना बीच का? 90 डिग्री। किसी भी साइड से मेजर कर दो 90 आएगा। अगर ये 90 डिग्री है तो क्या tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी? इनफाइनाइट नहीं होगी? होगी ना इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट कब हो सकती है? तो दो तरीके हैं देखो, या तो आप इसको अनंत रख दो, क्लियर है, इसको आप 0 रख दो, तो स्लोप को अनंत किस हिसाब से रखोगे? स्लोप किसी भी लाइन में ऑटोमेटिक आपको अनंत तो मिलेगी नहीं, इस टाइप से नहीं मिल पाएगी। तो सीधा सा समाधान मुझे मिला इजी वे के अंदर, ये जो पार्ट है नीचे वाला, इसको मैं अगर 0 कर दूं, ऊपर कोई भी वैल्यू है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, 0.5 है, -7 है, कुछ भी है, अगर मैं नीचे वाले पार्ट को 0 कर दूं, क्लियर है, तो यहां पर क्या मेरा रिजल्ट इनफाइनाइट नहीं आएगा? आएगा, हाँ कि ना? इनफाइनाइट आ जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि जब भी कभी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, जब भी कभी दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, तो यहां से रिजल्ट 1 प्लस m1 m2 क्या बना? 0 बन गया। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको इधर ले जाऊं, m1 m2 बराबर -1, ये आपका लिखा जा सकता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्लियर है कि दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? -1। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर देखें तो इसकी स्लोप क्या होगी? -a1 अपॉन b1, इसकी स्लोप -a2 अपॉन b2। तो जब ये वैल्यू आप यहां से रख दोगे तो -a1 अपॉन b1 -a2 अपॉन b2 माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर क्या आ गया? a1 a2 अपॉन b1 b2 बराबर -1। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इसको इधर ले आते हैं तो जो एक रिजल्ट और आता है, ये कंडीशन की फॉर्म में आता है, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐड कर दोगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा आपका? 0। ये कंडीशन में आपसे पूछता है। अब मैं थोड़ा सा सवाल उठा लेता हूं इस पर, और आप भविष्य में कैसे डील करेंगे इस मुद्दे को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बात भी समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। कमेंट में जल्दी से यस लिख दो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है एटलीस्ट आप कमेंट करके जरूर बताया करें। चलो एक सवाल लेता हूं, सवाल से समझाता हूं मैं कि मैंने एक सवाल लिया कि जैसे लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 5, ठीक है, ये इस लाइन की तो आदत ही हो गई है ऐसे लिखने की, जगह जगह इसी का यूज करते हैं एग्जाम्पल में। ये एक लाइन है, कोई आपसे कह दे कि इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताओ, तो देखो आप क्या कहोगे कि आपकी ये वाली लाइन जो है ये होगी, अब इसके परपेंडिकुलर ये भी लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये भी लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये भी लाइन है, बहुत सारी है। तो एक लाइन के परपेंडिकुलर में आप अनंत रेखाएं खींच सकते हो। तो इसको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर मैनर में लाना पड़ेगा। तो आपसे एग्जामिनर क्या कहेगा? ऐसा करो कि वो लाइन बताओ जो इसके परपेंडिकुलर तो है ही है, लेकिन बिंदु 2,3 से भी गुजरती है। तो आप कहोगे कि 2,3 ढूंढ लिया, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी और वो इसके परपेंडिकुलर भी हो गई, तो आपके क्या पास क्या बची? सिर्फ और सिर्फ एक लाइन। सोल्व करने का तरीका देखो, बात को समझना। इसकी स्लोप m1 क्या है? -3/4, ठीक। और आपको पता है कि m1 इंटू m2 का मल्टीप्लाई क्या आएगा? -1 लिखा जाएगा। तो यहां से इस वैल्यू को रखोगे तो m2 की वैल्यू क्या आएगी? बात को समझना, मैं सीधे रख रहा हूं। -3/4, माइनस से माइनस कट गया, 3/4 बचा, 3/4 इधर आ जाएगा, इंटरचेंज होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/3। क्लियर है? तो आपकी जो स्लोप है वो क्या निकल के आनी चाहिए? 4/3। असल में आप स्लोप निकालते हो क्या? -x का मल्टीपल अपॉन y का मल्टीपल, इसी फॉर्म में निकालते हो। तो इस वजह से इसने पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट किया। तो आप या तो क्या करो, इसके साथ माइनस रखो, या आप क्या करो, ये तो माइनस है ही, x का मल्टीपल, इसके साथ आप y के साथ माइनस रखो। तभी क्या होगा? माइनस से माइनस कटेगा, रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, और यहां भी माइनस से माइनस कटेगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या करना है कि स्लोप अपनी जो है वो क्या आनी चाहिए? 4/3। और अगर मैं सीधे सीधे यहाँ 4 और 3 रख दूं, जैसे x का मल्टीपल अपॉन y का मल्टीपल, तो ये 4 लिख दूं, ये 3 लिख दूं, स्लोप निकालोगे तो वो क्या आएगी? -4/3।
तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि तरीका अपना ये था कि माइनस लिखते हो, फिर लिखते हो x का मल्टीपल अपॉन y का मल्टीपल। पूरा सोल्व होने के बाद अपने को जो रिजल्ट चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव कब बनेगा भाई, माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। स्लोप जब निकालेंगे तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। तो आप अपनी मर्जी से एक x के साथ माइनस लगा लो, या फिर आपका मन करे तो आप एक y के साथ माइनस लगा लो, किसी एक के साथ। उससे क्या आपकी स्लोप पॉजिटिव आएगी। दिखाता हूं मैं क्या कर सकते हो। देखो, भविष्य में आपको इतना ही दिमाग लगाना है कि जब आप इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो इसकी स्लोप क्या है भाई, -3/4। तो आपको स्लोप क्या चाहिए, अब इस बार आपको स्लोप चाहिए 4/3 m2। तभी तो दोनों का गुणा करोगे तब -1 आना चाहिए। अगर ये मान लो 3/4 आती तो हम क्या कहते कि 3/4 इंटरचेंज तो होगा 4/3 में, लेकिन इसके पास अगर साइन प्लस है तो उसके पास माइनस होगा। तभी जाकर के अपनी कंडीशन जो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 है उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। हुई बात क्लियर? चलो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 3x - 4y प्लस c, या फिर मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता बराबर 0? एक बात बताओ, दोनों ही केसेस में यहां से स्लोप लिखोगे तो माइनस बाहर लग गया 3/-4, तो इन दोनों की वजह से ये स्लोप आ गई। और यहां पर सेम वो का वो दिमाग लगाया तो स्लोप क्या आ गई, ये वाली आ गई। तो परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन निकालना बड़ी ही इजी टास्क होती है। कब? देखो, फॉर्मूले से जाना चाहते हो तो इतना तनाव लेना नहीं है, m1 m2 लगा लो। मैं एक आपको एग्जाम अप्रोच सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इतना दिमाग नहीं लगाता है 4 ऑप्शन बनाने में। स्पेशली ये जो अपने पार्ट होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम आपका हो गया, या फिर स्टैटिक्स का पार्ट हो गया, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर भी आजकल सवाल आ रहे हैं एसएससी में। सीडीएस में तो पहले भी आते थे, प्रोबेबिलिटी भी आता उसके अंदर। तो ये ऐसे चैप्टर होते हैं कि उसमें एग्जामिनर इतना ज्यादा दिमाग ऑप्शन बनाने पर नहीं लगाता है। क्लियर है? तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ऐसे भी डील कर सकते हो। चलो, अब सी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या कहा था कि वो 2,3 से गुजरेगी। तो यहां से देखो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, दोनों इक्वेशन में आपको निकाल के बता देता हूं। 2 रखोगे तो ये 6 - 4 × 3 12, 6 में से 12 गया -6। c की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका कितना आ गया, 6 - 12, तो -6, c की वैल्यू 6 आ गई। तो ये इक्वेशन क्या बने, ये वाली। ठीक है, एक इक्वेशन हमने ये निकाली। दूसरा तरीका क्या था, ये दिमाग लगाते। अब फिर से वही 2 3 रखो, 2 और 3 रखोगे तो यहां देखो 3 × 2 6, माइनस का 6, और यहाँ 4 × 3 12, तो ये क्या हो गया, माइनस का 6, ये प्लस का 12। तो यहां c की वैल्यू कितनी आ गई, उधर जाएगा तो -6 रख दी मैंने। क्या दोनों सेम है? अरे भी सेम ही तो है, इसको उधर पलट दो तो 3x, ये माइनस का और ये प्लस का, तो दोनों क्या है, सेम ही तो है। तो ये आपका तरीका होता है कि अगर आपने चीजों को एकदम वास्ट तरीके से, एकदम डिटेल में जाकर के पढ़ रखा है तो आप बहुत सारे काम खत्म कर सकते हो। ऐसा ही नहीं है देखो हर चैप्टर में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चैप्टर में चीजों को आप चुटकियों में उड़ा दोगे। जैसे कई तो ऐसी बेहुदा बात कर देते हैं कि ये चैप्टर है, हम लोग बाई ऑप्शन ही खत्म कर देंगे। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये मूर्खों वाली बात होती है। और ना ही मैं ऐसा किसी अपने स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि ऐसा कुछ होता है और वो किसी ट्रिक के चक्कर में पड़े। हाँ, डिटेल में अगर आपने समझ रखा है, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है तो बिल्कुल एक स्टूडेंट जो रटे रटाई ढर्रे पर काम कर रहा है या ट्रिक पर काम कर रहा है, बिल्कुल आप उससे 10 या 15 कदम आगे रहेंगे। एग्जाम में ट्राई कर देना, आप अपने पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी ट्राई कर देना, और ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा देता हूं। ठीक है, उसके बाद तो कभी मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि ऐसा करो वैसा करो ये करो, अपना प्राइम फोकस रहेगा स्टडी करने पर भी। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर आप पढ़ लो, उसके बाद आप जज कर लेना कि अगर आपने पास्ट में कहीं पढ़ रखा है तो भी आप कंपेयर कर सकते हो। कमेंट करके जरूर बताना कि सर ऐसे मैंने खुद से पढ़ा था, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ना आपकी सीखने वाली, ये सुधारवादी होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको क्या कहता हूं, हर रोज 9 बजे आ जाया करो, नोटबुक पेन रखो। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगले दिन भी तो देख सकते हैं। अरे एक बात बताओ, वो फील नहीं आता। अगले दिन आप क्या करोगे, यूट्यूब चलाओगे, उसको 2x में करोगे, और कई बार तो क्या, मैं भी इजी चीजें होती हैं उनको बहुत फास्ट पढ़ा देता हूं, तो 2x में आप उनको वैसे नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है,
उसको एडजस्ट करते रहोगे, कभी लेट करके पढ़ोगे, कभी सो जाओगे, इतने में मैसेंजर चलेगा, फेसबुक में लग जाओगे, फिर व्हाट्सएप पर लग जाओगे, मूल उद्देश्य से भटक जाओगे। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि क्या दिक्कत है, एक बार इकट्ठा हो जाता है, वीडियोज वगैरह डाउनलोड कर लिए हैं, संडे को किसी दिन बैठ करके पढ़ लेंगे। कभी भी शिक्षा ग्रहण करना क्रांतिकारी अवधारणा नहीं होती है। क्रांतिकारी का मतलब कि एक ही दिन में हम लोग कोई अमूलचूल परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। क्रांति का मतलब वही होता है, जैसे 1857 की क्रांति थी अपनी आजादी के लिए एक प्रयास, तो कुछ ही ड्यूरेशन में एक अमूलचूल परिवर्तन कर दिया। एक प्रक्रिया होती है आपकी सुधारवादी, कि आप चीजों को धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप खींचते जा रहे हो। आज क्लास पढ़ी, लाइव में देख लिया, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। 9 से 10 है, 10:15 है, 10:30 है, 1.5 घंटे तो जनरली अपनी क्लास नहीं होती है, 1 से 1.25 घंटे। तो धीरे 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 हर रोज आप नोटबुक पेन लेकर के पढ़ रहे हो, और मान लो से कुछ चीजें छूट भी जाए तो स्पेस छोड़ दो, सेशन का जब एंड हो जाए उसके बाद उन चीजों को कवर कर दो, ठीक है। इतना ही आपको काम करना है, हर रोज 1 घंटे 1.25 घंटे ये प्रोसेस चलती जाएगी। अब क्या करोगे आप, 7-8 दिन में एक चैप्टर को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर चुके होंगे। बाकी मैं भी आपको इतना ही सजेस्ट करता हूं कि जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर लगा लो, ठीक है। मैं क्या कहता हूं, मैं अगर आपको ये कहता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए नोट्स हैं, जैसे मेरी बुक्स हैं उनमें से ही सारा कुछ आ जाएगा, या मेरे नोट्स हैं उनमें से सारा आ जाएगा, या फिर मेरी पीडीएफ है उनमें से सारा कुछ आ जाएगा, देखो ये होती है फालतू बात। सबसे पहले मैं अपने हर स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीदो, उनको करो, ठीक है। उनसे गो थ्रू हो जाओगे टिल अभी तक जो एग्जाम हुई है वहां तक के सारे सोल्व करने। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस के सारे मॉक टेस्ट नहीं खरीदने, पुराने पूछे गए सवाल हैं उनको एक जगह किसी बुक में कंपाइल की फॉर्म में आजकल मिल जाते हैं, उनको करो। सबसे प्राइमरी काम ये है। अब हर एग्जाम में क्या होगा, 80 to 90% ये आएगा, धीरे धीरे चीजें सुधरती हैं। तो उसके बाद बचा हुआ काम क्या करता है टीचर से पढ़ लिए, ये भी काम कर लिया, फिर आपको करना होता है मॉक टेस्ट। और इस पर वैसे तो हम किसी दिन डिटेल में चर्चा कर देंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। चलो अभी तो इसी को देख लेते हैं। देखो एक सवाल और देख लेते हैं, एक सवाल और दे देता हूं कि मान लो इक्वेशन है 2x + 5y + 7 = 0। कोई कहे इसके परपेंडिकुलर लाइन बताओ जो कि बिंदु 2,1 से गुजरती है, ठीक है। अभी आपको क्या बताया कि आपका मन करे वैसे सेट मार दो, आपका मन करे ये तो इंटरचेंज होगा ही होगा, तो इसको क्या कर दूं मैं 5x और इसको क्या कर दूं 2y, एक साइन फंसा दो, या तो आपका मन करे इधर फंसा दो या बीच में फंसा दो। यहां पर क्या आना है c को देखो रखने का तरीका क्या होगा, +c = 0। x की जगह ये वैल्यू रखोगे, y की जगह ये रखोगे, 10 में से 2 चला गया 8 + c = 0। तो ये देखो 8 उधर जाएगा तो c = -8, ये लो c को रिप्लेस कर दिया, आ गया आंसर। तो बाई ऑप्शन देखो, अभी आगे सवाल आएंगे तो उनमें आपको दिखा दूंगा कि बाई ऑप्शन इन सवालों को किस हिसाब से हिट किया जाता है। तो यहां तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई इश्यू नहीं आया होगा। हम पढ़ रहे थे एंगल कि एंगल को कैसे फाइंड किया जाता है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि क्वेश्चन में चीजें आपकी हेल्प करेंगी। सबसे पहले हमने एक सिंपल सी बात पढ़ी कि ये जो एंगल होता है बीच में tan θ1 - θ2, असल में ये सारी दास्तां निकल के आई है यहां से, क्या था क्यों था डिटेल में देख लिया हमने, 1 + m1 m2, ठीक है। सारा खेल वैसे इसी का है। इसमें भी मैंने आपको 2 बात बता दी हैं। कई बार वैल्यू इतनी आसान होती है कि दोनों लाइन के सेपरेट एंगल आप देखते ही बता सकते हो, उनका अंतर कर दो आंसर आएगा। कई बार क्या है देखते ही आपको एंगल नहीं पता चलते हैं, वहां बिल्कुल आपको फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, लाइन पैरेलल में एंगल क्या होगा दोनों के बीच का 0। तो tan 0 की वैल्यू 0 कब बनेगा भाई, या तो ये इनफाइनाइट बनेगा ये 0, इसको 0 कर दो, या फिर पैरेलल में सिंपल सी बात एंगल सेम तो आपकी स्लोप भी सेम। और दूसरा केस आपका क्या था परपेंडिकुलर का, तो m1 m2 = -1। क्लियर है। तो आज के चैप्टर का देखो इतनी सारी चीजें समझाई आपको, असल में इतनी ही बात आपको आनी चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा में क्यों पढ़ा हमने, एक्स्ट्रा में इसलिए पढ़ा कि एक तरीका तो पता चले कि सवाल कैसे सोल्व होते हैं, उनके साथ कैसे डील करना है। तो ये अपने सेशन का आज का कंक्लूजन है। अब मैं कुछ सवालों पर आ जाता हूं। सवाल नंबर अराउंड मेरे ख्याल से हम 50 सवाल कर चुके हैं अब तक, ठीक है। 50 सवाल हो चुके हैं, 43 उसमें थे, 7-8 सवाल हमने मिरर इमेज में किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 51 पर आ जाओ, ठीक है। आई होप साउंड सही आ रही है, बिल्कुल
देखो क्वेश्चन आपके सामने है, लैंग्वेज को रीड करो। देखो इसने क्या कहा, ठीक है, इसने कहा क्वेश्चन नंबर 51, इसने हमसे कहा कि दो लाइन है और उनकी इक्वेशन आपको दे रखी है और आपस में पैरेलल है, तो m का मान ज्ञात करो। देखो जब भी कभी दो लाइन आपकी पैरेलल होंगी तो आपको भी पता है m1 बराबर m2, ठीक है, लिखने की नीड नहीं है। पहली लाइन की जो स्लोप है तो वहां से देखो माइनस x का कोऑर्डिनेट, ध्यान रखना x का कोऑर्डिनेट 4 है, इसने क्या कर रखा है, y को पहले डाल रखा है, तो 4/2 बराबर दूसरी की स्लोप क्या हो जाएगी, y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर दो, तो जो ax है वो किसका काम कर रहा है, m का, पिछली क्लास में पढ़ा है, रिपीट नहीं करूंगा फिर से मैं, तो ये क्या हो गई a, इसके साथ ये कटेगा तो वैल्यू क्या आ गई -2 बराबर a। समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, इजी हो गया है सवाल। अगले सवाल पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 52। सबसे पहला काम क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो, अगर हिट कर सकते हो साथ में तो बहुत अच्छी बात है। 52 देखो दो लाइन दे रखी है और इसने क्या एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, एक ही वैल्यू। अब परपेंडिकुलर लाइन है तो आपको भी पता है दोनों की स्लोप की मल्टीप्लाई जो होगी उसका रिजल्ट क्या होगा, -1। पहले की स्लोप तो 4 है, तनाव नहीं लेना। देखो वो पकड़ में आएगी ना आपको बात कि इसने y बराबर 4x प्लस 5 दिया, आपने तुरंत दिमाग लगाया कि y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर लो। जनरल फॉर्म में होता जैसे अगला ही पार्ट, अगला भी इसने क्या है y बराबर mx प्लस c में दे रखा है। पिछले सवाल में क्या थी जनरल इक्वेशन, तो क्या कर रहे थे -x का मल्टीपल अपॉन y का मल्टीपल, तो यहां देखो इसका मल्टीपल क्या है, y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करें तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा -1। ये इसके नीचे चला गया, चलो इसको इधर भेज दो। a की वैल्यू देखना जरा, -1/4 -1, 4 एलसीएम आ जाएगा तो -4 -1 -5/4, ये अपना हो गया रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 52 का। 53 पर आ जाओ, लैंग्वेज को रीड करो, सिर्फ इंग्लिश में है ये सवाल। 53 देखना, द एंगल बिटवीन द ग्राफ ऑफ द लाइन इक्वेशन 239x minus 239y plus 5 equals to 0 and the x एक्सिस। देखो x एक्सिस अपने आप में यहीं से मेजरमेंट हम लोग करते हैं, तो x एक्सिस तो खुद में, जैसे ये मान के चलो x एक्सिस पर ही कोई लाइन जा रही है तो इसने कितना एंगल बनाया है 0 डिग्री, ठीक है, इसमें तो कोई तनाव नहीं लेना। अगर कोई लाइन मान लो यहाँ y एक्सिस से ही जा रही होती तो क्या कहते हैं 90 डिग्री का एंगल बना रही, क्योंकि एंगल का मेजरमेंट हमेशा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप क्या करो, पहली जो लाइन है उसकी स्लोप निकाल लो, तो इसकी जो आपने स्लोप निकाली m बराबर, तो माइनस यहां क्या आएगा 239 अपॉन में x का मल्टीपल अपॉन में y का क्या -239, तो ये रिजल्ट क्या आ गया 1। एक बात बताओ ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है tan थीटा को। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, तो एंगल कितना 45 डिग्री। तो x एक्सिस ने ये एंगल, मतलब अपने आप में x एक्सिस वो जगह है जहां से मेजरमेंट होगा, और ये जो लाइन है ये क्या कर रही है 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया 45 डिग्री। असल में आपकी अगर एक ठीक से अंडरस्टैंडिंग है तो आप तुरंत ये सवाल समझ सकते थे कि मुझसे x एक्सिस से तो एंगल मेजर करते हैं, तो आपसे असल में जो लाइन बन रही है आपकी जो उसने दे रखी है उसी का ही तो एंगल पूछ रहा है, तो ये लिखने की नीड नहीं थी, सीधे क्या करते 239 दोनों में सेम है, तो यहां x का मल्टीपल माइनस x का मल्टीपल अपॉन y का मल्टीपल 1 आ रहा था, रिजल्ट 45। पेन तक टच नहीं करना था इस सवाल में। 52 के बाद सॉरी ये 53 हो गया, 54 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 54। देखना भाई सवाल की लैंग्वेज को रीड करना, निम्न में से कौन सी रेखा 2x माइनस 3y प्लस 5 के पैरेलल है। तो एक बात बताओ, जो अनुपात मैंने क्या बताया था कि 2x माइनस 3y के पैरेलल है, या तो आपको 2 और 3 एज इट इज मिल जाएगा, तो 4 ऑप्शन है, किसी के अंदर भी ये नहीं मिला, ठीक है। और यहां पर क्या था, चलो पूरी लिख लेता हूं 5 इक्वल्स टू 0। या क्या होगा इसी रेशियो में 2:3 में कोई लाइन होगी
जिसमें एक्स और वाई इस फॉर्म में चलेगा, साइन कहीं भी चेंज नहीं होंगे। अगर यहां माइनस है तो उसमें भी आपको क्या दिखेगा, माइनस ही दिखेगा इक्वेशन में। चौथे ऑप्शन को देखना जरा, इसको अगर मैं थोड़ा सा ओपन करके देखूं तो ये मेरे पास ऐसा आया। एक बात बताओ, दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आ जाएगा, 2:3। या फिर एक बात बताओ, इसकी स्लोप क्या है, -2/-3। इसकी स्लोप 2/3। इसकी स्लोप निकालोगे तो माइनस का 8/-12। इसकी भी क्या आ गई, 2/3। तो मेरा कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना ही है कि एग्जाम में अगर आपकी ठीक अंडरस्टैंडिंग है तो पहला ऑप्शन दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। पहले में तो फिर भी आपका 2:3 बन रहा, लेकिन y को जब आप इधर ले आओगे लेफ्ट साइड में तो 2 और 3, लेकिन बीच का साइन क्या आ गया, प्लस। पहला ऑप्शन खत्म। दूसरे ऑप्शन में इसने चेंज कर दिया 3-2, वो गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में क्या 2-3 तो दे रखा इसने, लेकिन प्लस की फॉर्म में, वो फिर गलत हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन 4। तो ये क्या होता है, कई बार आपका कॉमन सेंस, ये एज इट इज उठाया हुआ सवाल अभी एसएससी का, कई बार क्या आप सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगाते हैं और उससे सवाल आपका हिट हो जाता है। इतना करने की नीड नहीं होती है, ठीक है। अगर नीड होती है तो फिर तो देखो करना पड़ेगा ही, कोई समाधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाओ। पहला काम लैंग्वेज को रीड करना है। एक मिनट, इसका साउंड का सिस्टम देखता हूं थोड़ा सा मैं। लैंग्वेज को रीड करो आप। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर अपना है 55। 55 की बात करें तो इसने क्या कहा, एक लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। और ये क्या कहा, जो लाइन 2x - 3y + 1 = 0 और एक दूसरी लाइन दे रखी है आपको x + y - 2 = 0 की प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है। देखो 2x - 3y + 1 = 0, एक लाइन तो ये हो गई। दूसरी लाइन क्या है, x + y - 2 = 0, ठीक है। अब ये लाइन क्या है, y के समांतर है। देखो y के समांतर कोई भी लाइन होगी, y एक्सिस के पैरेलल में कोई भी अगर आपकी लाइन होती है तो ये y एक्सिस है और इसकी इक्वेशन x बराबर आप 0 लिखते हो। तो यहां या यहां कोई भी इक्वेशन लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x = k। पीछे मिरर इमेज में समझाया था, याद करो उस बात को, ठीक है, रिपीट नहीं करने की नीड है। तो इसका मतलब ये मान लो लाइन यहां से गुजरती 3 - 5 से, तो इसकी इक्वेशन क्या होती, y एक्सिस के पैरेलल है तो क्या करते आप, x = x कोऑर्डिनेट लिख दो, इतना सही। तो असल में यहां हमें क्या करना है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु पता करना है। y एक्सिस के अगर वो पैरेलल है तो जस्ट आपको x इक्वल में k रखना है और k क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। मिरर इमेज को ध्यान से देख लेना, क्योंकि जो चीजें एकदम डिटेल में पहले समझा दी हैं वापस से उसमें दिमाग लगाना मतलब वही है, टाइम किल करना हो गया अपना। चलो भाई, प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालोगे, जैसे एक लाइन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन। तो देखो इनका कोई कॉमन बिंदु होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर इसके x और y कोऑर्डिनेट है, क्लियर है। वो इसको भी जस्टिफाई करेगा, इसको भी जस्टिफाई करेगा, वो x और y की वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हो, देखो तरीके अलग अलग बनते हैं इसके। आप क्या करो, यहां से x की वैल्यू ले लो, x की वैल्यू ये सब उधर जाएगा तो -y + 2 हो गई। इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दो x की जगह, तो मैं यहां 2 गुणा में -y + 2 रख देता हूं। माइनस का मेरा 3y है, प्लस का 1 है, बराबर 0 है, क्लियर। अब देखना जरा, -2y - 3y तो क्या हो जाएगा, -5y। एक तो तरीका ये समझ लो, -5y हो गया, ये आपका 4 और एक 5, और ये 5 चला जाएगा उधर, -5, ये इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा। तो हमने क्या किया, y की वैल्यू 1 निकाल ली। इसको मैं मिटा देता हूं। हमने क्या किया, y की वैल्यू 1 निकाल ली। देखना जरा, अगर आपका y कोऑर्डिनेट 1 है तो आप x की वैल्यू यहां से बता सकते हो। असल में बेटर तो क्या रहता, हम लोग x को ही लेकर के चलते, तो सीधे x बराबर के रख देते। चलो फिर भी ये वैल्यू 1 रखी, 1 - 2 - 1 इसको इधर रखोगे तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, 1। तो इसका मतलब असल में इनका जो पॉइंट है वो क्या है, 1,1, और ये 1,1 है, यहां से लाइन गुजारनी है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो x = k, और वो k क्या है इसका, असल में x कोऑर्डिनेट। ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक। एक दूसरा तरीका और समझना, स्टार डाल लेना यहां पर, जो मैं बात आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं।
मेरे ख्याल से उसका 9th क्लास और 10th क्लास में प्रूफ भी दे रखा है। सवाल नंबर अपना वही 55 ही है, 55 ही। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखो इसमें वो क्या करता है, मैं सीधे सीधे पहले तो मुद्दे की बात बता देता हूं आपको क्या करना है इसका प्रूफ करने के लिए। प्रूफ नहीं करवा रहा, क्या करो, x की वैल्यू रखोगे तो ये दोनों पार्ट उधर ले जाओ अपॉन a2, ये x की वैल्यू इसमें रखोगे तो आपके सामने y की वैल्यू आएगी, ठीक है। उस y की वैल्यू को यहां रख दोगे तो आप x की वैल्यू निकाल लोगे। हालांकि ये जो कैलकुलेशन आपकी चलेगी बिल्कुल लंबी चौड़ी होगी। जब इन दोनों से कंबाइंड आप रिजल्ट निकालते हो तो जो आखिर में बात निकल के आती है वो मैं लिख देता हूं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जब कट करेंगी, ये लाइन मान लो ये है, ये लाइन मान लो ये वाली है, इनके इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x और y। x और y कैसे निकालोगे, तो देखो x आपको निकालना है और आपको y निकालना है। इनको जब सोल्व करोगे, बाकी मेरे मानो तो अवॉइड कर देना, ठीक है। ये बात एक जगह चल के अलजेब्रा में और काम आएगी। देखना जरा, दोनों के नीचे एक नंबर का डिवीजन आएगा, वो डिवीजन क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, a1 a2 माइनस b1 b2, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, a1 a2 माइनस b1 b2, ठीक है। मैं आपको फिर कह रहा हूं फॉर्मूला नहीं ध्यान रखना, पैटर्न को समझो, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू में कांस्टेंट वैल्यू को साइड में रखा, a1 गलत कर दिया ना, अरे सॉरी, एक मिनट, गलत लिख दिया इसको। देखो क्या करना था, a1 b2 माइनस a2 b1, और नीचे इस वाले में y में भी निकालोगे तो ये नीचे की वैल्यू सेम ही आती है, a2 b1, ठीक है। लिख गलत दिया था वहां पर, एक्सप्लेन सही किया था, ठीक है। a1 b2 माइनस a2 b1 दोनों के नीचे आएगी, ठीक है। कांस्टेंट वाली वैल्यू साइड में पड़ी है। अब जब आप x को सोल्व करेंगे कि x की वैल्यू चाहिए, तो देखो x को काम में नहीं लेना है, x के जस्ट राइट में कौन है, b, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो तो b1 c2 माइनस b2 c1। अब आपको y निकालना है तो जस्ट राइट में कौन है, c1, इसको भूल जाओ, y को काम में नहीं लेना। c1 के क्रॉस में कौन है, ये वाला c1 a2 माइनस c2 a1। अब देखो ये मैं इस पर सवाल भी करवा दूंगा। असल में ये फॉर्मूला आप मुझसे पूछें कि ये क्या फॉर्मूला है, नीचे से ऊपर की तरफ बताओ, मैं नहीं बता पाता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको कभी याद नहीं किया। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है वैल्यू दे देगा तो पैटर्न क्या होता है सोल्व करने का, ठीक। तो यहां से देखो पहले तो इस बात को सीखो, रीजन क्या है, इसको क्यों सीखना कंपलसरी है। आगे चल के जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे तो अलजेब्रा में इस बात का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल रहेगा कुछ सवालों के अंदर, लीनियर जो इक्वेशन पढ़ी जाती है उसमें। अब आ जाता हूं इस सवाल पर, ये हमने सोल्व कर लिया था, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान रखना, x निकालना है, y निकालना है, ठीक है। देखो पहले तो क्या करते हो, x का इसके साथ जो मल्टीपल है, इसका मल्टीपल 1, इसका मल्टीपल 1, 2 गुणा 1 2, माइनस 3 गुणा 1, तो देखो 2 माइनस माइनस प्लस 5, दोनों के नीचे क्या आ गया, 5। अब देखो इसके जस्ट राइट में कौन है, ये वाला, तो देखो माइनस माइनस प्लस 3 गुणा 2 6, 6 में से 1 गुणा 1 ऊपर क्या आ गया, 5। y के राइट साइड में कौन है, इसको भूल जाओ, 1 गुणा 1 और माइनस 2 गुणा 2 और माइनस करना है, तो 1 प्लस 4 5 आ गया। क्या बिंदु 1 1 नहीं आए, आ गए ना। तो देखो कुछ मेहनत तो लगती है कुछ चीजों के अंदर। अब मैं ये कह दूं कि वो इक्वेशन वाला ढर्रा, ये वैल्यू यहां रख देना, ये यहां रख देना, ठीक है। इसका एक यूज और होता है, अर्थमेटिक जब आप पढ़ते हो तो उसमें जब वो कहता है ना कि 2 चेयर 3 टेबल की रेट इतनी है, 3 टेबल 4 चेयर की रेट इतनी है, तो उसमें कई बच्चे क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, एक को दूसरे में पुट करते हैं। नहीं, वहां पर भी आप इससे काम में ले सकते हो, और एक जगह स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी इसका यूज होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एक छोटा सा सवाल भी सोल्व करवा देता हूं मैं। अब आपके दिमाग में तनाव चल रहा होगा कि 2 लाइन का इंटरसेक्शन बता दिया है, फिर से थोड़ा सा समझना। मान लो कोई कहे कि एक लाइन ये, इसकी इक्वेशन कुछ भी मान लेते हैं, वही 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, और एक लाइन ये ले लेते हैं, इसको ले ले दो 2x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। कोई कहे कि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ठीक है।
इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो देखो समझदार आदमी की तरह काम करो तो इस हिसाब से करना। दो लाइन आपको दे रखी होंगी, वापस से नोटबुक पर नहीं लिखनी होती है, पेपर के अंदर। पहले कॉन्स्टेंट्स को सोल्व कर दो। 3 गुणा 5 15, 15 में से 8 चला गया 7, 7 इसके नीचे भी आएगा, 7 इसके नीचे भी आएगा। फिर देखना एक्स कोऑर्डिनेट के जस्ट राइट में, क्योंकि जब आप एक्स को सोल्व कर रहे होंगे तो एक्स को काम में नहीं लेना। 4 गुणा 6 24 में से 25 माइनस 1 हो गया। इसको काम में नहीं लेना है, वाई निकाल रहे हैं। जस्ट राइट में कौन है 5, क्रॉस में कौन है 2, 5 गुणा 2 10, 10 में से 3 गुणा 6 18 माइनस 8। ये लो आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट। और उसी तरीके से करके देखो आप कि x की वैल्यू किसी एक से उठा करके दूसरे में रखो, या फिर पहली इक्वेशन को 2 से गुणा किया, दूसरी को 3 से किया, 6 से काटोगे। तो ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। मेरा एक शिक्षक होने के नाते ये दायित्व भी बनता है कि मैं आपको एक सही मार्ग दिखाऊं। ऐसा नहीं है कि मैं एक हवाबाजी कर दूं कि ये फालतू सा सवाल है, या तो देखो नकली सवाल करवा दे। तो आजकल क्या कि इजी सवाल आते हैं, आपको भी पता है कि जैसे रेशियो वेशियो बना करके तुरंत ये छोटा सा परसेंटेज का सवाल ले लिया, ये मिक्सचर का ले लिया, ये सिंपल इंटरेस्ट का ले लिया, अलजेब्रा के इजी सवाल ले लिए, इसके भी इजी ले सकते थे, ठीक है। अब सिस्टमेटिक चले तो एक गुरु होने के नाते दायित्व बनता है कि आपको सारी चीजें क्लियर की जाए। अब वो मुझे भी पता है कि वो पैटर्न या फॉर्मूला वो दिखने में टिपिकल है, लेकिन मैं ये मानता हूं आप उस पैटर्न को ध्यान रखें, उस फॉर्मूले को नहीं ध्यान रखें, अपने हिसाब से इक्वेशन बना ले और ध्यान रखें कि पैरेलल लाइन ना ले। कई बार क्या होगा कि आप इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल की फॉर्म में ले लोगे तो वो तो कभी कट ही नहीं करती, फिर आकर के कहोगे कि गुरुजी ने गलत बता दिया। नहीं, ठीक है, पैरेलल नहीं लेनी है। अपने मन से 5-5 जोड़े पेड़ बना लेना, 2 लाइन फिर 2 लाइन फिर 2 लाइन। एक बार करके देख लो कहां कहां काम आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिल्कुल आएगा, अलजेब्रा में, लीनियर इक्वेशन में बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो इक्वेशन ऑफ लाइन ही है। इसके अलावा जैसे टेबल और चेयर के सवाल है वहां भी काम आता है। इसके अलावा स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी एक जगह इक्वेशन बनती है, उसमें भी काम में लेते हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। सेशन बहुत लंबा तो नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, अपना टॉर्चर तो नहीं हो रहे कहीं? कमेंट करके बताओ, फील आ रहा है क्या? 56। चलो भाई, सवाल की लैंग्वेज क्या है कि एक लाइन है, दूसरी लाइन पर लंब डालती है a-2 का मान, m1 माइनस m2 माइनस 3/5, पहले की स्लोप और दूसरे की स्लोप क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस a अपॉन में a-2, रिजल्ट क्या आएगा -2। सोल्व करना भाई, माइनस से माइनस प्लस हो गया। यहां से देखो ये 3a और ये ब्रैकेट में है, उधर चला जाएगा तो ये 5a माइनस का 10 को इधर ले आओ, ये इधर आ जाएगा, 3a उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 2a बराबर 10। a की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहां से 5, ठीक है। हमसे क्या पूछा a-2 की वैल्यू, a में से 2 घटा दो तो रिजल्ट क्या आ गया 3, ठीक है। आसान सवाल है। 57 पर आ जाओ भाई, लैंग्वेज को रीड करो, खुद से ट्राई करके देखो जल्दी जल्दी, इतना ही टाइम देता हूं आपको करने के लिए। देखो इसने क्या कहा कि लाइन ये वाली है और इसकी परपेंडिकुलर आपको लाइन बतानी है। तो एक बात बताओ, या तो आप करो बाई ऑप्शन ही चले जाओ, सारा तनाव ही खत्म है, 2 ही ऑप्शन आपको दिए हैं। पहले वाले की जो स्लोप है तो y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर दो कि 6 को उधर ले जाओ, 2 का डिवीजन कर दो, तो पहले वाले की जो m1 है वो कितनी आ गई 1/2। अब यहां पर दूसरे की स्लोप लिखोगे m2, यहां क्या आएगी m2, m1 m2 का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए -1। तो इसका मतलब -1 कैसे है, एक तो देखो 1/2 है तो यहाँ 2/1 होगा और इसके साथ कहीं ना कहीं माइनस होगा, ठीक है, उसी में जस्टिफाई करेगा। इतना ही काम चेक करना, पहले की स्लोप आपकी m1 और दूसरे वाले की स्लोप m2, ये आपको दे रखी है, दूसरी के साथ गुणा करोगे रिजल्ट -1 बनेगा। अब आपका काम है वो ऑप्शन चेक कर दो जिसमें ये बात है -2 बन रही है। पहले ऑप्शन को देखा तो स्लोप क्या है -4/2, ये लो -2 बन गई, ये आपका आंसर है, आगे तक जाना नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन होते तो उनमें भी स्लोप वो क्या है ऐसी नहीं बना के देता बाकी के अंदर। 58 पर आ जाओ, एक ही संभावना बनती है, तो ये सवाल स्लोप से खत्म करने होते हैं। 58 देखो क्या कहा, इफ लाइन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है और ये परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो इसने क्या कहा व्हाट विल बी द व्हाट इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा।
ठीक है, ऑप्शन मैंने नहीं डाल रखे यहाँ पर। तो देखो आपको सिंपल सी बात पता, जब भी कभी दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों के ढाल का गुणा करने पर रिजल्ट -1 आएगा। पहले की स्लोप क्या होगी, माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो क्या लिख दूं मैं, कोट थीटा, इनटू में दूसरे की जो स्लोप आएगी वो क्या है, माइनस एक्स का मल्टीपल 1, वाई का मल्टीपल -1, तो ये 1 आ गया, रिजल्ट क्या आना चाहिए, -1। एक बात बताओ, कोट थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। तो इसी वे में हो गया ये वाला भी। तो इसने क्या किया, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दी है। 59 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 59। पर क्या कहा कि देखो रेखा जो 4, -5 से गुजरती है तथा रेखा 3x + 4y + 5 बराबर 0 के लंबवत है। एक बात बताओ, पहले वाले की स्लोप 3 और 4 निकालेंगे तो स्लोप क्या आएगी, -3/4, और दूसरे की स्लोप आपको क्या निकालनी है, प्लस की 4/3। तो आप क्या करो, 4x - 3y तो कर ही लो, और प्लस क्या कर दो, c बराबर 0, कि ये इसके परपेंडिकुलर है, पीछे बताया था मैंने। और ये कहां से गुजरती है, 4, -5, तो यहां x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -5, वैल्यू रखोगे 16 और माइनस माइनस प्लस हो गया। 16 में आप 15 जोड़ोगे 31 आ गया, उस साइड भेज दो तो c की वैल्यू क्या हो गई, -31। एक ही ऑप्शन मेरे ख्याल से पहला दिख रहा है जिसमें -31 है, या फिर इसको अगेन इसके साथ रिप्लेस करोगे तो 4x - 3y + c = 0 आपका रिजल्ट हो जाएगा। बाई ऑप्शन भी जा सकते थे, देखो एलिमिनेशन थ्योरी लगाते। पहला ऑप्शन तो आपको पता है कि 4 और -3 है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो सकती है। दूसरा ऑप्शन 3, 4 रख लिया, गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में 4 और 3 रख दिया, लेकिन साइन चेंज नहीं किया, वैल्यू तो इंटरचेंज कर दी उसने, साइन चेंज नहीं किया, इस वजह से गलत हो गया। चौथे ऑप्शन में उसने 3 और 4 ही रखे हैं, तो इसका मतलब ये तो पैरेलल बना ली। तो यहां पर ये इसने कुछ गलतियां की हैं कि 3 और 4, 4 और 3 में जाएगा और किसी एक के साथ माइनस आएगा, तो सिर्फ एक ऑप्शन में ऐसा संभव है, ये इसने दिया है 4 ऑप्शन में, तो ऑप्शन ये अपना करेक्ट है। ये सवाल बिल्कुल माइंड में हो सकता था, एक शब्द आपको यहां लिखने की नीड नहीं थी। आ जाओ भाई, सवाल नंबर 60। कहां तक सवाल करने, एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं, हाँ 64 तक करने हैं अपने। 60 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 60। देखो रेखा का समीकरण जो बिंदु 1, 1 से गुजरती है और इस लाइन के लंबवत है। इस बार मैंने कुछ नहीं किया, तो यहां से आप क्या करोगे भाई, 4x - 3y + c बराबर 0। और कहां से गुजर रही है वो, बिंदु 1 और 1 से, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये 4 में से 3 चला गया, 1 बचा। सोल्व करोगे, c की वैल्यू -1, रिप्लेस कर दो, 4x - 3y - 1 = 0 विल बी योर आंसर। ऑप्शन इसीलिए नहीं रखे क्योंकि ऑप्शन से फिर आपका वही दिमाग काम करता। देखो दोनों चीजें, बुराई किसी चीज में नहीं है, आपको जनरल अप्रोच से भी आता है, मेरे ख्याल से उसमें बुराई नहीं है, बशर्ते आप इतने कंफर्ट हो कि बीच की लाइनें गायब कर दो कि ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नहीं रखा था, ऑप्शन से आप इसको इजीली कर सकते थे। 61 पर आ जाते हैं। 61 पर आ जाओ। देखना जरा, इसने क्या कहा है, एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इनसे रिप्रेजेंट, थोड़ा सा ध्यान रखना, √3 कर दो, x पर रूट नहीं है और वहां √3y है, वो y पर रूट नहीं है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक तो आप क्या करो M1 M2 वाला तरीका जो फॉर्मूला था, एक देखो यहां सीधे सीधे क्या कर दो, एंगल फाइंड कर दो। एंगल फाइंड करोगे तो ये √3x को राइट में ले जाओगे तो y + mx + c से करोगे, m की वैल्यू √3, तो पहली लाइन ने एंगल बनाया 60 डिग्री, ठीक है। दूसरी वाले में क्या करोगे, x को राइट में ले जाओ, √3 का डिवीजन कर दो, m की वैल्यू 1/√3, तो दूसरी ने एंगल बनाया 30 डिग्री। दोनों के बीच का जो एंगल आया 30 हो गया, अंतर ही तो लेना था, ठीक है। ये तरीका मैंने सिखाया है आपको कि ऐसे भी किया जा सकता है, और वैसे करना चाहते हो फॉर्मूले से तो क्या करोगे, m रखना आपको, m की वैल्यू पहले से √3 माइनस दूसरे वाले में 1/√3 और 1 + m1 m2 ये इससे कट गया, 3 - 1 2, नीचे 1 + 1 2 से 2 कट गया, फाइनल रिजल्ट √3। और ये किसका है, tan θ1 - θ2। तो एंगल की वैल्यू, दोनों का अंतर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 डिग्री को। ये अपना आंसर हो गया। बेटर क्या रहेगा, सीधे सीधे यहां दिख रहा था आपको 62। आ जाओ, लैंग्वेज को रीड करना। सॉरी,
62 में क्या कहा कि दो सीधी रेखाएं हैं ये वाली और इनके बीच के कोण का मान। अब देखो 2 माइनस रूट थ्री और 2 प्लस रूट थ्री से आप वैल्यू नहीं जज कर सकते। आ गया ना अपना सवाल कि 2 माइनस रूट थ्री टेन थीटा की क्या वैल्यू होती है, नहीं पता। तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 को फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें भी समझदारी लगाओ। देखो m1 आपको दिख रहा है y बराबर mx प्लस c के पैटर्न से। वो पैटर्न इसलिए जरूरी था कि m को सीधे ही पकड़ दिया, ठीक है, ये नहीं करना पड़ा सॉरी कि x का मल्टीपल लिखें y का लिखें, y बराबर mx प्लस c सीधे सीधे दिखा। तो m1 की वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री, m2 की वैल्यू 2 प्लस रूट थ्री। तो इसमें से इसको घटाओगे 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस 2 रूट थ्री अपॉन में 1 प्लस m1 m2 को गुणा कर दो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट अलजेब्रा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, ये नीचे 2 बनेगा, ये इससे कट जाएगा माइनस रूट थ्री, ठीक है। 10 माइनस रूट थ्री की वैल्यू किसके बेसिस के ऊपर ये निकाली जाती है, तो यहां पर ये एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब ये मैं आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल बड़ी बड़ी वैल्यू टिकी 10 1260 डिग्री की वैल्यू क्या होती है करने का एक सिंपल तरीका होता है। यहां इस चीज को लेक्चर को नहीं खींचना चाहता तो इसको आप लिख लेना, ठीक है। चलो भाई अच्छा इसने क्या किया है, एक मिनट, 120 डिग्री, सॉरी देखो बात को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ नहीं पूछ रहा है, दोनों लाइन के बीच पूछ रहा है। देखो क्या करना था, ठीक है, यहां वो नहीं निकालनी है, यहां पर देखो 120 डिग्री तो निकल गया आपका, ऑप्शन में नहीं था। तो एक बात बताओ, एक लाइन ने एंगल बनाया, ये एक दूसरा, दोनों के बीच का एंगल क्या आ गया 120 डिग्री, लेकिन 120 तो आपको ऑप्शन में नहीं मिला। तो एक बात बताओ, ये पूरा 180 है तो ये क्या 60 डिग्री नहीं होगा, ये भी 60 होगा और ये आपका क्या होगा 120 डिग्री। तो बिल्कुल सवाल पर मैं लास्ट टाइम के अंदर थोड़ा सा कंसंट्रेशन हटा लिया था, दो लाइन के बीच का एंगल पूछ रहा है, ये एक्स एक्सिस से पर्टिकुलर लाइन का एंगल नहीं पूछ रहा था। तो देखो या तो ये बड़े वाला एंगल भी सही है, ये 120 अगर ऑप्शन में होता तो बिल्कुल कह सकते थे, और छोटे वाला होता जैसे ऑप्शन के अंदर छोटे वाला दे रखा है तो 60 डिग्री, तो यहां पर आपका क्या 60 करेक्ट। अब ये मत कहना कि सिर्फ 60 और 120 होता तो एग्जामिनर आपके मजे ले रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कभी भी, या फिर बोनस हो जाता है। 63 पर आ जाओ, ये जो स्टार्टिंग में आपको सवाल दिख रहा था 63 देखो इसने क्या कहा, देखो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। ऐसे जब भी आपको सवाल करने होते हैं तो अगर एकदम डिटेल में जाओगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बहुत टफ टास्क हो जाएगी। तो बेटर क्या रहेगा, आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो, x अपॉन जैसे आपने 2 ले लिया प्लस y अपॉन में 3 ले लिया बराबर 1, और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, x अपॉन 3 y अपॉन में 2 बराबर क्या हो गया आपका 1। तो अगर मैं इनका डायग्राम बनाना चाहूं, यहां से ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, इस लाइन ने x को काटा है 2 पर, ये मान लिया 1, ये 2, ये 3, इसका 1 2 3। पहली लाइन x को 2 पर काटती है, y को 3 पर काटती है, दोनों को मिला दो। पिछले सेशंस में सिखाया था मैंने कि कैसे लाइन का डायग्राम बनाते हैं। ये लाइन x को 3 पर काटती है, y को 2 पर काटती है, ये हो गया, ठीक है। अब ये इनका क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ध्यान देना, ये दूरी 2, ये दूरी 2, बीच का गैप 1 1, और उसी पैटर्न से लाइन जा रही है, तो बिल्कुल ये पॉइंट क्या होगा, एकदम मिड में आएगा। एकदम मिड में आएगा तो इसका मतलब लाइन क्या होगी, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इधर से पास होगी। क्लियर है। तो ऐसा कौन सी इक्वेशन आपको दिख रही है जो 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, और या फिर यूं कह लो कि सिंपल है यार, y बराबर एक्स, मिरर इमेज में भूल कैसे गए, यही तो वो लाइन होती है जो 45 डिग्री और ओरिजिन से जाती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इस सवाल के आप स्टार लगा लेना, एकदम जनरल तरीके से जाओगे, एग्जाम में नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, बाकी कर सकते हो। तो इस टाइप का सवाल पर यह भी ध्यान रखना कि यहां आपने कॉमन सेंस भी लगाया है कि हम अपनी मन मर्जी से वेरिएबल वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहा कि रेखा, दूसरी रेखा ये है,
इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट कहा जाता है प्रतिच्छेद बिंदु को, मूल बिंदु यानी ओरिजिन से डिस्टेंस डी है, डी की वैल्यू। अब एक बात बताओ, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और यहां क्या आ गया 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या इंटरसेक्शन पॉइंट बताओगे मुझे? 3 गुणा 6, 6 में से 12 चला गया, नीचे क्या आएगा -6। ध्यान रख लेना इस बात का, जो एक टीचर के पास नजरिया होता है वो नजरिया मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो x निकालना है तो 6 में से 12 चला गया, 6 में से 12 चला गया -6। y निकालोगे तो 16 में से 4 चला गया 12, ये इससे कट गया, 0.1 आ गया, ये इससे कटेगा, पॉइंट माइनस का 2 आ गया। मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी पढ़ा था ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, देन डिस्टेंस विल बी √5। तो ये हो गए अपना 64 तक। अच्छा, ये आखिरी सवाल था अपना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कुछ एग्जाम्पल हमने किए और 64 तक यहां हो गए होंगे, तो 7-8 एग्जाम्पल थे अपने। तो कुल मिलाकर के ये देख मान सकते हैं हम लोग कि अब तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगला लेक्चर जो अपना होगा वो होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हलों की संख्या। ये बात मैं आपको फील करवा दूंगा। ये बात क्या मतलब, मैथ का जो भी पार्ट पढ़ाते हैं वो फील ही करवाते हैं आपको, ठीक। नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें पढ़ना है और अगली पीडीएफ में हम लोग आगे के सवाल डिस्कस करेंगे 71। आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आपको ठीक लग रहे हैं तो बस एक काम आपको करना है, कमेंट कर दिया करें। आपके कुछ सुझाव हैं, जैसे कुछ बच्चों ने कहा था पिछले वीडियोस में कि सर थ्योरी का छोटा सा पार्ट चलता है, ठीक है, उसी के साथ क्या है आप कुछ सवाल भी करवा दो। जैसे ऑफलाइन के अंदर तो क्या होता है, बच्चे के सामने पीडीएफ वगैरह होती है, वो प्रिंट आउट्स वगैरह उनको दिए रहते हैं, तो सीधे सीधे कुछ थ्योरी पढ़ाई फिर तुरंत ले जाते हैं कि ये इतने इतने नंबर के सवाल एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है। ऑनलाइन में क्या इतना डिटेल में करना पॉसिबल नहीं होता है, और मैं बहुत ज्यादा आपके लिए वेट करूं हर सवाल पर, तो उसमें थोड़ा टाइम किल होगा। वो जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सिर्फ उसमें ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, पहली बात तो ये है, तो ये आप कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। आपके अगर कुछ सुझाव हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या सुझाव है। पीडीएफ जो पहला वीडियो है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन जो है उसका, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी, और हो सकता है इस वीडियो के कमेंट या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए। और बहुत ही जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके ये जो डाउट्स आते हैं, मैं कोशिश करूं जहां तक मेरे पास अभी टाइम है, जैसे लॉकडाउन अभी थोड़ा बहुत इधर उधर है, इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं खुले हैं, तो इस ड्यूरेशन में मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई भी करूं। तो बने रहिए हमारे साथ स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर, ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को शेयर करें। आपकी रात दिन सब मंगलमय हो। मिलते हैं जल्दी ही कल शाम 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।